100 के अंदर अपने को क्या पढ़ना है सर? एक तो पढ़ना है हमको इसका ऑब्जेक्टिव, जो नाम ही स्टैंडर्ड का ही है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का, वही इसका ऑब्जेक्टिव है 200 का, ठीक है। दूसरा सर हमको पढ़ना है इसके की रिक्वायरमेंट्स, कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती है, और वो 5 रिक्वायरमेंट्स अपने को पढ़नी है, 1 2 3 4 एंड 5, बस खत्म है ये स्टैंडर्ड। और फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है आपको डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही करना, वो अब मैं नहीं बोलूंगा वापस, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब छोटी छोटी बातें आएंगी, जैसे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, वो सब इस स्टैंडर्ड से मिसलेनियस पॉइंट्स में आता है, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन एक, ठीक है, फाइन। और एक आ जाएगा आपका चौथा, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये मिसलेनियस पॉइंट है, ठीक है, ये इतने काम के नहीं है दोनों, है ना, क्योंकि इंटर के पॉइंट्स होते हैं। ये मेन 2 चीजें अपने को पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव और की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट? ऑब्जेक्टिव। ध्यान से चार्ट में ही चलाऊंगा मैं उसको एक बार, ठीक है, क्योंकि वो याद करना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ये इस स्टैंडर्ड में भले क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, ऐसे 200 पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, पर ये स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट करने वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव कवर्ड है पूरी ऑडिट का, ठीक है। सो लिसन केयरफुली नाउ, सब लोग ध्यान से। क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट का? अगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन हमारा कब से इंटरेस्ट है, जब से हमने ऑडिट पढ़ी, अगर हम बचपन की बात करें तो सर हमने ये सुना था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देनी, और हमने ये भी पढ़ा था सर कि ऑब्जेक्टिव्स को 2 टुकड़ों में बांट देते थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देनी, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, जबकि टेक्निकली वो बातें सिर्फ समझने के लिए ठीक थी, ऑफिशियली कभी ऐसा लिख नहीं सकते और खासकर सीए फाइनल्स में तो बिल्कुल भी लिख सकते, इंटर वाले लोग फिर भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आपको ये क्लियर है कि सर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का तो होता है क्या? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिपोर्ट पेश करना, और उस रिपोर्ट के अंदर आपको अपनी बात रखनी है। रिपोर्टिंग बोलेंगे ना अपन, ओपिनियन की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? रिपोर्ट देना। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और उसमें मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि सर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो है रिपोर्ट इश्यू करनी है। किसके ऊपर? रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी गुड। और उस रिपोर्ट के साथ साथ आपको उस रिपोर्ट के अंदर क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? जो भी ऑडिटर ने ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, जो भी फाइंड आउट किया उसने, ठीक है, और उसने क्या क्या फाइंड आउट किया, क्या क्या कम्युनिकेट करना है? ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय एसएस। सिंपल बात समझना, बहुत क्लियर बोल रहा हूं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का है, उसको क्या देनी है? रिपोर्ट। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। प्लस ही हैज टू कम्युनिकेट ऑल द फाइंडिंग्स whatever he has find out and whatever is required by essays, ठीक है, in that report to the users, ठीक। अल्टीमेट तो ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मानते हैं, आखिरी काम उसको यही करना है, पर उस आखिरी काम को करने से पहले, उस लास्ट चीज को करने से पहले उसको क्या करना है? उस आखिरी चीज को करने से पहले उसको यह करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी एश्योरेंस मिलती है ऑडिट में? एब्सोल्यूट तो देखो वो ले भी नहीं पाएगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, है ना। So the auditor needs to obtain which assurance? Reasonable। और इतनी मिल गई ना रीजनेबल एश्योरेंस उसको, तो काफी होता है ऑडिटर के लिए, क्योंकि ऑडिटर में हम बोलते भी सही है ना, यही तो बोलते हैं ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस मिल जानी चाहिए। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑडिट में, एक आध जगह कहीं मिल भी जाए तो मिल जाए, पर ओवरऑल नहीं मिल सकती, क्योंकि देयर आर लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। नाउ व्हाट एश्योरेंस ही हैज टू ऑब्टेन? 2 एश्योरेंस ही हैज टू ऑब्टेन, एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। पहली एश्योरेंस ऑडिटर को क्या चाहिए? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आई एम चेकिंग आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटीरियल मिसस्टेटमेंट कैन अराइज आइदर ड्यू टू फ्रॉड और इट कैन अराइज आइदर ड्यू टू एरर। मिसस्टेटमेंट की प्रजाति की भी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको अलग से पूरी, ठीक है, कि मिसस्टेटमेंट के पिताजी कौन है, माताजी कौन है, कौन होता है मिसस्टेटमेंट, क्योंकि हम वर्ड तो समझ लेते हैं मिसस्टेटमेंट, पर उसका अगला पचला ही नहीं पता है अपने को, मिसस्टेटमेंट का टेक्निकल मीनिंग ही नहीं पता है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा, तो मतलब मजा नहीं आएगा। बाकी अभी देसी टर्म के हिसाब से तो मिसस्टेटमेंट मतलब गड़बड़ है, ठीक है।
सो पहली एश्योरेंस क्या चाहिए ऑडिटर को? पहली एश्योरेंस को चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल misstatement. Either those misstatement arises from error or either those misstatement arises from fraud. Intentional हो क्या unintentional? मेरे को ये assurance चाहिए कि वो free हैं कि नहीं है. Free हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है और ये assurance मिल के free नहीं है तो ठीक है, तो इनको रिपोर्ट में accordingly behave करना है. ठीक है, सो वापस बोल रहा हूं, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला प्राइमरी बेसिक, प्राइमरी वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, बेसिक, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या वर्ड आता है पता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. भाई एज अ होल आप फ्री ना, एक आध गड़बड़ हो पर वो इतना इंपैक्ट नहीं कर रही हो तो चल जाएगा. तो वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट अराइजिंग आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. अब ये एश्योरेंस अगर मुझे मिल गया, आप ऑडिटर होते, मैं ऑडिटर होता, मेरे को एश्योरेंस मिल गया, हाँ चलो हश थैंक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट. नाउ बाय दिस मींस अब इससे ऑडिटर इनेबल हो गया क्या एक्सप्रेस करने के लिए? ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए. और अगर मुझे पता चल जाता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल तो भी हश ओके, आई एम एनेबल माई सेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन नाउ ना. भाई मेरे पास जब बैकग्राउंड क्लियर है तो मैं ओपिनियन एक्सप्रेशन कर सकता हूं. और ओपिनियन एक्सप्रेशन में मुझे ये कहना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड एज पर व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. बस ये रिपोर्ट करनी मुझे, इसी पे तो ओपिनियन देनी मुझे कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड एंड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ. और इसके लिए मैं पीछे से क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल स्टेटमेंट तो नहीं, और जो नहीं हो, अगर मटीरियल स्टेटमेंट है इसका मतलब उन्होंने कंप्लाई नहीं किया एफआरएफ, तभी तो मटीरियल स्टेटमेंट आया वहां पर. ठीक है, एएस फॉलो नहीं किया, शेड्यूल 3 फॉलो नहीं किया, कुछ गड़बड़ करी तभी मटीरियल स्टेटमेंट आया. मेरी बात समझ में आ रही है? वापस बोल रहा हूं, द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statements are free from material misstatement either arising due to fraud error. By this means enabling the auditor to express an opinion. इससे ऑडिटर क्या हो गया? इनेबल हो गया. भाई मुझे अब पता चल गया कि मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, तो आई इनेबल्ड माई सेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. और ओपिनियन किस पे देनी है? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और वो भी सारे मटीरियल एस्पेक्ट को कवर करते हुए, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट. मटीरियल वर्ड हमेशा यूज होता है क्योंकि छोटी मोटी चीजें रह जाती है. इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. एप्लीकेबल मतलब जो भी उस एंटिटी पे अप्लाई होता है. अब बैंकिंग है तो बैंकिंग का शेड्यूल अलग चलेगा, तो उस पे एप्लीकेबल एफआरएफ जो होगा. इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का अलग चलता है, उस पे एप्लीकेबल एफआरएफ. ठीक है, जिस पे जो एफआरएफ अप्लाई होता है जिस एंटिटी के ऊपर, ठीक है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हीं के हिसाब से प्रिपेयर किए गए कि नहीं किए गए, ये इस पे मुझे ओपिनियन देनी है. और उसके लिए मैं एनेबल कैसे हुआ उससे पहले मैंने वो चेक कर लिया, और ये सब करने के लिए मुझे रिपोर्ट देनी है लास्ट में. आ रही है बात समझ में? लैंग्वेज पे आ रहा हूं, और लैंग्वेज से फिर से मैं चार्ट पे आता हूं. चार्ट अगर आपको वैसे तो ड्रॉ है थोड़ा सा, बट वो ड्रॉ थोड़ा सिंपल तरीके से, मैंने थोड़ा और टेक्निकल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए. ठीक है, देखो और ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, सब लोग लैंग्वेज पढ़ोगे. टू ऑब्टेन वेदर दी एज अ होल, ठीक है, आर फ्री फ्रॉम material misstatement either resulting either due to fraud error. By this means enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF, and then he has to report on the financial statement and communicate whatever is required by standard in accordance with the auditor's finding. मैंने इसको थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज कर दिया था. आपके लिए चार्ट अवेलेबल है, जिसको ड्रॉ करना हो वो ड्रॉ कर सकता है. ये ऑफिशियल तरीका है उसको याद करने का. ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश किया ये वाला पॉइंट. ठीक है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो. कंफर्टेबल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आर वेरी इजी अगर आपने ढंग से समझ लिए. तो थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं इनिशियली, पर 1 2 4 स्टैंडर्ड होने दो. आप 240 के बाद मैंने आप बोला आप चैम्प बन जाओगे. ठीक है, उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा. बस तब तक के लिए थोड़ा सा अटेंशन डिवोट करना है. और 2 घंटे कहाँ निकलते हैं स्टैंडर्ड में पता नहीं चलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 घंटे का एक स्टैंडर्ड होता है, या हाफ एन आवर का एक स्टैंडर्ड तो होता ही होता है अगर छोटे स्टैंडर्ड से. तो ज़्यादा नहीं होते एक दिन में कवर्ड. तो आराम से कंफर्टेबली पढ़ो,